नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डीवीराज एजुकेशनल हेल्प पर। और आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 का। तो विद्यार्थियों, आपके इस बार सामाजिक का पेपर कौन सा आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, सामाजिक का पेपर हम लेके आ गए आपके बीच में। समय होगा विद्यार्थियों 2 घंटे और 30 मिनट का, और पूर्णांक हो गए, यानी सभी पेपर के अंदर से आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स वो होंगे विद्यार्थियों 80, और 20 मार्क्स विद्यार्थियों आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है विद्यार्थियों 80 नंबर तो आपके पेपर से होंगे, और उसको करना कितने घंटों में, 2 घंटे 30 मिनट के अंदर। और बाकी वाले नंबर है वो आपके स्कूल से भेजे जाएंगे 20 नंबर विद्यार्थियों। तो इसमें निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में जो आपको कॉपी दी जाए उसके अंदर लिखना है, और विद्यार्थी को पेपर पर अपने रोल नंबर अंकित करने और कॉपी के अंदर सारी डिटेल पढ़नी है। तो विद्यार्थियों, जल्दी से बात करते हैं आज के पेपर के बारे में। उससे पहले विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रश्न फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित का सही विकल्प का चुनाव करें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, ब वॉरेन हेस्टिंग, स डलहौजी, द वेलेजली। इसमें विद्यार्थी आपका राइट आंसर होगा वो होगा वॉरेन हेस्टिंग। क्या होगा विद्यार्थी? वॉरेन हेस्टिंग। भारत में कितने स्तरीय शासन व्यवस्थाएं? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। तो विद्यार्थी इसमें राइट आंसर होगा वो होगा त्रिस्तरीय, स। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, सशर्त समिति का गठन कब किया गया? 1992, 1996, 2005, 2008। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2005। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? अ मंगल, ब पृथ्वी, स शनि, द बृहस्पति। तो विद्यार्थी, ये तो आपको पता ही है, किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें कह देखिए, असम के और बिहार की में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे किसमें? चाय बागान और कोयला खदानों में। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता था? चितराना। कश्मीर की बकरियां पालते थे उसे क्या कहते थे? बकरवाल। कंपनी ने 1793 में लागू किया था क्या? स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न 3 देखिए विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत करके इस पेपर को तैयार किया और यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए देखिए विद्यार्थियों, इसके आंसर सहित पूरी क्वेश्चन और आंसर सहित पेपर को पूरा टाइपिंग किया गया है। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ? उत्तर विद्यार्थियों, बंगाल में नील विद्रोह सन 1859 में हुआ। अगले क्वेश्चन, संघवाद से क्या आशय? उत्तर, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना तथा प्रत्येक स्तर की सरकार को संविधान से ही शक्ति और अधिकार मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं? संघवाद। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यह है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, यानी जिसके अंदर ऐसा नहीं कि एक धर्म को वर्चस्व यानी मान्यता दी जाए और दूसरे उन्हें, ऐसा नहीं, सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाए। प्रश्न 4 देखिए, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर, भूमि निम्नीकरण के 2 कारण निम्न है, जिसमें फर्स्ट है कृषि संबंधी गतिविधियां, सेकंड है निर्माण संबंधी गतिविधियां। ऐसा क्या है? धात्विक खनिजों के ऐसक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, ऐसक विभिन्न शहर जिनके खनिजों का खनन किया जाता है इसको कहा जाता है धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठानों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। प्रश्न 8 देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब तथा किसने की? सन 1498 में की, और किसने की? पुर्तगाली वास्को डी गामा ने, जो कौन था? नाविक था। प्रश्न 9 देखिए, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थियों, कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं: धरातल की बनावट, जलवायु और मृदा।
प्रश्न 10 देखिए, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्वाह कृषि अपने खेत में घर के लोगों की सहायता से पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन करता है। अपने कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग नहीं करता है और कम उत्पादन प्राप्त करता है। ये निर्वाह कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि के अंदर एक परिवार के सदस्यों के द्वारा उस खेती के अंदर पूरा कार्य किया जाता है और उससे कम उत्पादन होता है और वो अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाता है। इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान अपनी भूमि के टुकड़े पर अधिक परिश्रम, मशीनों के प्रयोग, नवीन बीजों व उर्वरकों के प्रयोग से अधिक उत्पादन कर बाजार में बेच देता है। उसे गहन कृषि कहा जाता है। प्रश्न 11वां देखिए विद्यार्थियों, वह कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कृषि की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं? उत्तर, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, सस्ता श्रम शक्ति के पर्याप्त साधन, पूंजी की आवश्यकता, परिवहन के साधनों की सुलभता, बाजार आदि। प्रश्न 12 देखिए, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत लोगों की जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, व्यवसाय और आय स्तर आदि का पिरामिड की सहायता से अध्ययन किया जाता है, जो जनसंख्या संरचना अथवा जनसंख्या संगठन के प्रकट करता है। संविधान के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए, फर्स्ट, उन आदर्शों को सूचीबद्ध करना जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रचना। सेकंड, राजनीतिक व्यवस्था को लागू करना। थर्ड, खुद को बचाने हेतु सशक्त करना। 14, प्रश्न 14 देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को समझाइए। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान है और भारत में किसी के प्रति धर्म आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही निम्नलिखित उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। वो उद्देश्य कौन कौन से है उसके बारे में देखते हैं। कोई भी धार्मिक समूह या संप्रदाय किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय पर अपना वर्चस्व या प्रभुत्व कायम नहीं करेगा। सेकंड, किसी एक ही धर्म के कुछ लोग उसी धर्म के अन्य लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करेंगे। थर्ड, राज्य किसी भी धर्म को ना तो प्रोत्साहित करेगा और ना ही किसी से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करेगा। प्रश्न 15 देखिए, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भारतीयों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभवों, अन्वेषणों और विभिन्न संचार माध्यमों से महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं किए जाने का आभास हुआ। उन्हें पता चला कि न तो घरों में और न ही कार्यालय कारखानों में इनके साथ समानता बरती जाती। अतः भारतीय महिलाओं ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध और कार्यस्थलों पर समानता का व्यवहार किए जाने के लिए नियम बनाए जाने की मांग की। इनकी इस मांग के समर्थन में विभिन्न संगठनों ने भी आवाज़ बुलंद की, यानी आवाज़ बढ़ाई, यानी संगठन में आंदोलन शुरू की। महिला संगठनों ने और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपनी मांग का एक मांग पत्र सौंपा। महिला सुरक्षा कानून विधेयक संसद में 2002 में पेश किया गया, लेकिन महिला प्रतिनिधि इस विधेयक में प्रस्तुत महिला के प्रति घरेलू हिंसा की परिभाषा से भी संतुष्ट नहीं थी। अतः दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने इस विधेयक संबंधी अपनी सिफारिशें राज्यसभा को प्रस्तुत की। इन्हें राज्यसभा पटल पर रखा गया और कमेटी ने महिला संगठनों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया था। अतः 2005 में एक नया विधेयक पूरे संसद में पेश किया गया, जो संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया। इस प्रकार महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2006 से लागू हुआ। प्रश्न 16 देखिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्या थी? तो आंसर देखिए, स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटकर एक किताब लिखी,
जेम्स मिल द्वारा किए गए कालखंडों के इस आवंटन में निम्नलिखित समस्याएं थी। फर्स्ट देखिए, कालखंडों का यह आवंटन धर्म आधारित था जो उचित नहीं है। सेकंड, इतिहास के किसी भी दौर को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते हैं। थर्ड, प्राचीन भारत में भी सभी शासकों का एक धर्म नहीं था। फोर्थ, इतिहास के विभाजन के इस आधार का उद्देश्य लोगों में फूट डालना था। अगला उद्देश्य, जेम्स मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति तथा सभ्यता का प्रतीक माना था तथा इससे पहले के शासनकाल को जातिवाद तथा अंधविश्वास से पूर्ण का। यह उसकी औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिचायक है। प्रश्न 17 देखिए, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? उत्तर, सन 1765 में मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का नवाब घोषित करने का सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि कंपनी को बंगाल प्रांत से भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त हो गया, जिससे कंपनी की उन समस्याओं का समाधान हो गया जो उसे दीवानी मिलने से पूर्व उठानी पड़ रही थी। अब राजस्व एकत्रित करने होने के कारण अपने व्यापार हेतु इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की आवश्यकता भी कंपनी को नहीं थी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी अपनी फौजों को स्थानीय भू राजस्व के माध्यम से ही संभालने के साथ साथ अपने किलों और कार्यालयों के निर्माण भी बड़ी सरलता से करने लगी। अतः हम कह सकते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद इंग्लैंड से सोने की निकासी में कमी आई। प्रश्न 18 देखिए, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया अथवा महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? इस क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थियों आप स्वयं को बताना है क्योंकि सभी क्वेश्चनों का आंसर हमने बता दिया। एक आध क्वेश्चन विद्यार्थियों समय ज़्यादा हो रहा था इसलिए एक आध क्वेश्चन आप स्वयं इसका देख लेना विद्यार्थियों।